नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। निवेशकों को वो दौर शायद याद होगा या फिर वो भूले नहीं होंगे जब रिलायंस ग्रुप की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की धमाकेदार लिस्टिंग ने बाजार में हलचल मचा दी थी। लिस्टिंग के बाद शेयर 394 के ऑल टाइम हाई पर गया, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई उसने निवेशकों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। शेयर फिसलते फिसलते 198 रुपीज़ के ऑल टाइम लो तक भी पहुंचता हुआ दिखा, यानी कि ऊपर से नीचे तक निवेशकों ने एकदम रोलर कोस्टर राइड जो है वो देखी है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। जियो फाइनेंशियल के शेयर में धीरे धीरे स्ट्रेंथ लौटती हुई दिख रही है और खास बात यह है कि कंपनी के हालिया नतीजों के बाद इस शेयर में एक बार फिर से मोमेंटम ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे रिजल्ट्स के बाद भी, तो अगर आप इसको मंथली के बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ शेयर की तेज़ी का नहीं है, नतीजों के पीछे एक ऐसी बड़ी कहानी छिपी हुई है जो अगर सही साबित हुई तो जियो फाइनेंशियल का पूरा फ्यूचर बदल सकता है। क्योंकि सवाल यह है कि क्या मुकेश अंबानी और ब्लैक रॉक मिलकर एआई की मदद से भारत का अगला बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर तैयार कर रहे हैं? तो क्या यही वो कहानी है जो जियो फाइनेंशियल के बिजनेस में नहीं बल्कि शेयर में भी दोबारा से जान फूंक सकती है? लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल, क्या इस पूरी कहानी में ग्रोथ जितनी बड़ी है प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा है? और क्या मौजूदा वैल्यूएशन पर जियो फाइनेंशियल में अभी भी निवेश के लिए मौका बचा हुआ है? तो ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, क्या परिस्थितियां दिख रही हैं, सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात आती है असली कहानी की, एआई की। अब आप बारीकी से समझिएगा, सोचिए, अगर आपके मोबाइल में मौजूद एक ही है, आपकी कमाई, खर्च, लोन, इंश्योरेंस, निवेश, बैंकिंग की तमाम ज़रूरतों को समझकर खुद ही तय करने लगे कि आपके लिए कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट सही होगा, तो ये वही तस्वीर है जिसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बनाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी अब एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी या सपोर्ट टूल नहीं मान रही है। FY26 की एनुअल रिपोर्ट में जियो फाइनेंशियल ने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को इंटेलिजेंट फाइनेंस की इर्द गिर्द रखने की बात कही है। और इसके पीछे सिर्फ बातें नहीं हैं, लैंडिंग, पेमेंट, एसेट मैनेजमेंट में कंपनी तेजी से स्केल कर रही है। जियो फाइनेंशियल के लिए एआई सिर्फ प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होने वाला एक बज़वर्ड नहीं रहा। कंपनी का नया जियो फाइनेंस ऐप करीब 15 एआई एजेंट्स और 70 डिसीजन इंजीनियर्स पर काम करता है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो कंपनी चाहती है कि ऐप हर ग्राहक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दिखाए, यानी कि सभी कस्टमर को एक जैसा मेन्यू नहीं मिलेगा। एआई कस्टमर की इनकम, बिहेवियर, एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल डाटा को समझकर उसके लिए सही प्रोडक्ट सजेस्ट करने की कोशिश करेगा। और इसे कंपनी N=1 मॉडल कहती है। मतलब यानी कि हर कस्टमर के लिए अलग फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, और यही फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंपनियों से अलग कर सकता है। एआई की कहानी सिर्फ फ्यूचर की नहीं है, इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। जियो क्रेडिट की 100% इनबाउंड कॉल्स जो है वो बॉट हैंडल कर रही है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग की करीब 88% क्वेरी एआई रिजॉल्व कर रही है। जियो पेमेंट बैंक के करीब 57% ईमेल एआई हैंडल कर रहा है। जियो फाइनेंस ऐप की करीब 17 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं अब तक। अब अगर कंपनी इन यूजर्स को लैंडिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और पेमेंट में कन्वर्ट कर पाती है तो इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी पावरफुल बन सकता है। लेकिन एआई की असली परीक्षा भी बाकी है। यहाँ इन्वेस्टर को एक बात याद रखनी चाहिए, एआई अडॉप्शन और एआई प्रॉफिटेबिलिटी दो अलग अलग बातें हैं। एआई का इस्तेमाल करना अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन अब जियो पर अगर फाइनेंशियल की बात करें यहाँ पर, तो एआई की असली सफलता तब होगी जब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट घटे, ऑपरेटिंग कॉस्ट घटती हुई दिखे, लोन प्रोसेसिंग तेज हो, क्रॉस सेलिंग बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी सुधरे। यानी कि आने वाले समय में सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होगा कि जियो फाइनेंशियल कितने एआई एजेंट इसका इस्तेमाल कर रही है, देखना ये होगा कि एआई का असर प्रॉफिट एंड लॉस पर कितना दिखाई दे रहा है। अब आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए, Q1 के जो रिजल्ट्स आए उसको बारीकी से कि इसमें क्या छिपा हुआ, ताकि आपको आगे की स्थितियों पर क्लैरिटी मिल सके। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जून क्वार्टर की बात करेंगे तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 156% बढ़कर 830 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखेंगे तो 612 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ पर आ गया। डिविडेंड को छोड़कर टोटल इनकम भी देखेंगे तो इसमें 141% का जंप है। पहली नजर में तो नंबर शानदार है, लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ थोड़ा और गहराई से चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि इसी क्वार्टर में जियो फाइनेंशियल को करीब 509 करोड़ का डिविडेंड इनकम भी मिला है। और डिविडेंड को छोड़कर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 505 करोड़ का रहा है, यानी कि 38% का जंप है। यानी कि 830 करोड़ की हेडलाइन प्रॉफिट को देखकर पूरी कहानी समझना
यहाँ पर अभी सही नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा और क्लैरिटी समझे तो कंपनी को डिविडेंड से मिलने वाली जो इनकम है अगर आप उसको हटा दें तो कंपनी का जो असल बिजनेस है उससे कितनी कमाई हो रही है ये मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन एक यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि इनकम बढ़ी है फिर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा है। अगर आप यहाँ पे समझें इनकम में जो तेज़ी बढ़ी है लेकिन नेट प्रॉफिट में वो ग्रोथ उस हिसाब से नहीं दिखी तो इसके पीछे आपको थोड़ी सी चीज़ों को और बारीकी से समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है उसमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। खर्चों में 327% का जंप आया है। अब यहाँ क्या कोई चिंता की बात है? नहीं, जो मौजूदा स्थिति दिखाती है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल इस समय सिर्फ कमाई नहीं कर रही है बल्कि पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम खड़ा कर रही है। किसी भी चीज़ को बिल्डअप करने में उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। कंपनी हायरिंग कर रही है, लैंडिंग बुक बढ़ रही है, ब्रांचेस खोल रही है, टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रही है। यानी कि अभी कंपनी का जो फोकस है पहले स्केल बनाओ फिर उस स्केल से प्रॉफिट निकालो। लेकिन निवेशकों को अब यहाँ पर यह देखना ज़रूर होगा कि कब तक खर्च तेज़ी से बढ़ते रहेंगे, कब तक ऑपरेटिंग लिवरेजेस देखना शुरू होगा, कब तक ये आते हुए देख सकते हैं। मतलब ये कि कंपनी जो रेवेन्यू है यानी कि बिक्री है बढ़ने पर उसके मुनाफे के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसके कितना ज़्यादा तेज़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ये कब दिखेगा। यही अगले कुछ सवाल है महत्वपूर्ण और यही सबसे बड़ी कहानी को आगे बिल्टअप करते हुए दिख सकते हैं। अब आप समझिए कि सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन कहाँ है जियो फाइनेंशियल में। जियो फाइनेंशियल के भविष्य को समझने के लिए सबसे पहले उसके लैंडिंग बिजनेस जियो क्रेडिट को देखना होगा। अब आप समझिए यहाँ पे निवेशकों को क्या देखना होगा। देखिए ये जरूर ध्यान रखिए क्योंकि तमाम फाइनेंशियल कंपनियों में बैड लोन की स्थिति जरूर देखना, आप फोकस किया कीजिए तो बैड लोन क्या बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, क्रेडिट कॉस्ट की क्या स्थिति है, कलेक्शंस कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे प्रोविजनिंग तो नहीं बढ़ रही है, प्रोविजनिंग बढ़ना भी नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे तेजी से बढ़ते लोन बुक पर कितनी कंपनी जो है वो रिटर्न कमा रही है। अब आप एक और बड़ा ट्रिगर समझिए ग्रोथ का जियो और ब्लैक रॉक का। यहाँ पे जियो की कहानी सिर्फ लोन्स तक सीमित नहीं है। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में जियो ब्लैक रॉक ने जिस तरीके से सिर्फ 9 महीने में 15,200 करोड़ से ज़्यादा का AUM हासिल किया है और ख़ास तौर पे जो क्वार्टरली एवरेज AUM है 16,700 करोड़ के ऊपर गया है, ये अपने आप में बहुत कुछ महत्वपूर्ण है क्योंकि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में स्केल बढ़ने के साथ साथ ऑपरेटिंग लीवरेज भी काफ़ी आकर्षक हो सकता है। अगर जियो अपने विशाल कस्टमर बेस को म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है तो आने वाले सालों में ये बिजनेस भी बड़ा होगा, प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूटर भी बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और यही जियो फाइनेंशियल के बिजनेस मॉडल की खासियत है कि एक कस्टमर से सिर्फ लोन नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की जा रही है। लोन भी, म्यूचुअल फंड भी, इंश्योरेंस भी, पेमेंट भी। और यही क्रॉस सेलिंग जो है जियो फाइनेंशियल के फ्यूचर ग्रोथ की स्टोरी को अगर वो उसको कन्वर्ट कर पाती है तो वो बड़ा हिस्सा हो सकता है। हालांकि ये भी सच है यहाँ पर कि इंश्योरेंस अभी भी जो पूरे इसके अंदर देखेंगे तो इंश्योरेंस अभी भी पीछे चल रहा है। जियो फाइनेंशियल के हर बिजनेस में एक जैसी तेजी नहीं दिख रही है। यहाँ पे जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो है FY26 के हिसाब से देखेंगे आप तो 982 करोड़ के प्रीमियम प्लेस पर किया गया है, ग्रोथ सिर्फ 10% की रही है। वहीं अगर आप लैंडिंग और पेमेंट बिजनेस की बात करेंगे वहाँ पे ग्रोथ 150% की रही है। यानी कि इंश्योरेंस जो है वो फिलहाल से जो है एक कमजोर स्थिति दिखा रहा है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए यहीं पर एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है क्योंकि कंपनी इस सेगमेंट को एस्केलेट कर रही है और अगर कस्टमर को मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने में सहारा मिलता है, जो ये स्ट्रेटजी है आगे मजबूत होती है तो फिर ये फायदा मिलता हुआ दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं शेयर की। इतनी तेज बिजनेस ग्रोथ के बावजूद जियो फाइनेंशियल के शेयर में 2026 में अब तक करीब 10% जो है ये टूट चुका है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अगर आप देखेंगे 10 से 12% की ग्रोथ और एक महीने के अंदर भी यही स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अपने 52 वीक हाई से करीब ये 23% नीचे है। लेकिन वैल्यूएशन क्या सस्ता है? फिलहाल के लिए तो ये नहीं दिखता। ट्रेलिंग पी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 84x के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है मार्केट पहले से ही कंपनी में बहुत ऊंची ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रख रही है। इसलिए अगर ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई तो प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद के मुताबिक अगर नहीं आई तो स्टॉक की वैल्यूएशन साफ तौर पे दबाव इंडिकेट कर सकते हैं, स्टॉक नीचे जा सकता है। अब ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर मोतीलाल ओसवाल का भरोसा कायम है क्योंकि हमने कहा था आपको बताएंगे कि ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। ब्रोकरेज ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और फिलहाल के लिए 315 के टारगेट दिए हैं। सबसे बड़ी वजह उनका मानना है कि कंपनी के आने वाले सालों में तेज अर्निंग ग्रोथ देखने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि FY26 से 28 के बीच में जियो फाइनेंशियल का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 46% कैगर से बढ़ सकता है। यानी अगले 2 साल में कंपनी के मुनाफे में काफी तेज ग्रोथ जो है वो उम्मीद उनको देख रहे हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी के जियो क्रेडिट, पेमेंट, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट जैसे कारोबार तेजी से स्केल अप कर रहे हैं और होते दिख सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 315 के टारगेट अभी उनको इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग और मार्केट प्लेस जैसे नए बिजनेस की वैल्यूएशन
को जो है वो इसमें शामिल ही नहीं कर रहे। अभी वो जो यहाँ तक की जो स्ट्रेंथ दिख रही है उसके हिसाब से टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस अभी इंक्यूबेशन फेज में है, बढ़ रहा है। यानी कि अगर आने वाले समय में नए कारोबार उम्मीद के मुताबिक चलते हैं, स्केल होते हैं, तो जियो फाइनेंशियल के लिए वैल्यूएशन अपसाइड की और गुंजाइश बन रही है, यानी कि और बड़े टारगेट के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी, हम लोगों ने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिलहाल की मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।